गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा जो एवोल्यूशन चल रहा है, इस एवोल्यूशन में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल का आता है। तो उसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल है क्या, ये जो है किन किन कारणों से अफेक्टेड होता है हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल, और नेचुरल सिलेक्शन क्या है, नेचुरल सिलेक्शन कैसे होता है। नेचुरल सिलेक्शन में 3 हमारी प्रोसेस हैं, उनके बारे में भी हम इस वीडियो में देखेंगे। तो हमारा जो टॉपिक है आज का वो कौन सा, हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल, ठीक है। उसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो हमारा पहला टॉपिक है हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल। इसके बारे में देखते हैं। ये हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल जो है ये 2 साइंटिस्टों ने दिया, एक हार्डी था और एक वेनबर्ग था। ऐसे आप लिंक से सीधा देख रहे हैं आप। हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल ये क्या कहता है कि पॉपुलेशन में एक पॉपुलेशन है और उसमें टोटल जीन की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो बिल्कुल कांस्टेंट रहती है, स्टेबल रहती है। ना तो उसमें जीन कोई बढ़ सकती है और ना ही कोई जीन घट सकती है। तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, all जीन फ्रीक्वेंसी या जीन एलिलिक फ्रीक्वेंसीज आर कांस्टेंट इन ए पॉपुलेशन। एक पॉपुलेशन में सारी जो एलिलिक फ्रीक्वेंसी होती हैं वो कांस्टेंट रहती है, स्टेबल होती है। मान लीजिए एक गांव है, ठीक है, यहां पर कोई एरिया है और इसमें ढेर सारे तरह के, मतलब बहुत सारे जो हैं ह्यूमन रहते हैं। एक गांव है, इस गांव में हमारी एक पॉपुलेशन रहती है। इस पॉपुलेशन में एलिलिक फ्रीक्वेंसी बिल्कुल स्टेबल रहेगी, जितनी एलिल है उतनी ही रहेंगी, क्योंकि इस गांव का आदमी इस गांव की लेडीज से शादी कर लेता, किसी दूसरी गांव की लेडीज से शादी नहीं कर रहा। और यहीं की शादी हो रही है, आपस में बच्चे पैदा हो रहे हैं। तो इनकी जो एलिलिक फ्रीक्वेंसी है वो बिल्कुल कांस्टेंट रहेंगी, बिल्कुल स्टेबल रहेंगी। तो ये हमारा हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल है, ये जो कह रहा है। अब बात आती है कि हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं p² प्लस 2pq प्लस q² इजिकल टू 1। इसमें p² किसको रिप्रेजेंट करता है, कैपिटल ए यानी कि डोमिनेंट को। q² किसको रिप्रेजेंट करता है, यानी कि स्मॉल ए रेसेसिव को रिप्रेजेंट करता है ना। अब p और q किसको रिप्रेजेंट करेंगे, ये बताइए। ये जो है एक कैपिटल ए को रिप्रेजेंट करेगा, ये स्मॉल ए को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि q स्मॉल ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। q² का मतलब q ए एक रेसेसिव एलील है, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। एलील आप जानते ही हैं, ये हमारे क्रोमोसोम्स के सेट पाए जाते हैं। वो कोई ऑर्गेनिज्म है और इसमें ये 2 सेट क्रोमोसोम्स के पाए जाते हैं। यहां पर भी और यहां पर भी ये सेम जीन है, तो ये आपस में किसको रिप्रेजेंट करती है, सेम जीन, इनको हम एलील कहते हैं।
अब यहां पर अगर ये कैपिटल ए होता, ये कैपिटल ए है, ये भी कैपिटल ए है, तो इसका मतलब पी स्क्वायर हो जाएगा। ये भी स्मॉल ए है, यहाँ पे भी स्मॉल ए है, तो ये हमारा क्यू स्क्वायर हो जाएगा। यहां पर कैपिटल ए है और यहां पर स्मॉल ए है, तो हमारा पी क्यू हो जाएगा। तो ये हमेशा क्या होते हैं, कांस्टेंट रहते हैं, यानी कि 1 रहता है, स्टेबल होती है। अगर ये इसी जगह पर कहीं पर एक जगह पॉपुलेशन पाई जा रही है, तो वहां पर इसकी जीन फ्रीक्वेंसी बिल्कुल स्टेबल होंगी, बिल्कुल कांस्टेंट रहती है। ठीक, ये है बात मैंने समझने की हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल की। अब बात करते हैं हार्डी वेनबर्ग जो प्रिंसिपल है, क्या किसी से अफेक्टेड होता है कि नहीं। मान लीजिए किसी दूसरे गांव की लड़की ने इससे यहां पर शादी कर ली, तो अब यहां पर जो टोटल एलील्स थी, अब उनमें इसकी एलील्स यहां पर प्लस होंगी, कांस्टेंट नहीं रह पाएंगी। इसीलिए भैया कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि गांव का कोई किसी दूसरे गांव की को भगा लाया, तो अब हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल अफेक्टेड हो गया। तो इसलिए हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल को 5 तरीके से अफेक्टेड माना गया है। 5 ये अफेक्टेड है हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल। तो हम यहां पर लिख सकते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल। ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल को अफेक्ट कर रहे हैं, उनके बारे में हम देख लेते हैं। मैंने अभी भी बताया था कि मान लीजिए कहीं दूसरे गांव की या दूसरी जगह की पॉपुलेशन उस जगह पर आ जाती है, तो हमारा हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल जो है अफेक्टेड माना जाता है। ठीक है, तो इसी का जो पहला जो टेक्निकल नाम दिया जाता है, इसको हम क्या कहेंगे, जीन फ्लो। पहला वाला जो केस है वो हमारा क्या है, जीन फ्लो। इसको दूसरा नाम भी दे सकते हैं हम, जीन माइग्रेशन। ये क्या है, जीन फ्लो या जीन माइग्रेशन। कि एलील्स का मूवमेंट होता है एक पॉपुलेशन से दूसरी पॉपुलेशन में किसी इंडिविजुअल के द्वारा। अगर कोई एक जगह पॉपुलेशन रह रही है, यहाँ की भी एलिलिक फ्रीक्वेंसी बिल्कुल स्टेबल है, यहाँ पॉपुलेशन रह रही है, यहाँ की एलिलिक फ्रीक्वेंसी बिल्कुल स्टेबल है, यहाँ पे भी पॉपुलेशन रह रही है, यहाँ पे भी इसकी एलिलिक फ्रीक्वेंसी बिल्कुल स्टेबल है। लेकिन जब यहाँ के कोई इंडिविजुअल इधर यहाँ पर जाके रहने लगता है, तो क्या होगा, यहाँ पर इसकी जो एलील्स होंगी वो एलील्स यहाँ पर जाकर बढ़ जाती है। तो ये हमारा हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल अफेक्टेड हो गया। ठीक है, तो एक हमारा कारण ये है कि जीन फ्रीक्वेंसी या जीन फ्लो या जीन माइग्रेशन के द्वारा हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल अफेक्टेड होता है। ठीक है, अब दूसरा वाला जो आता है वो है म्यूटेशन। म्यूटेशन तो आप जानते हैं, चेंजेज आ जाते हैं अगर हमारे डीएनए के अंदर, तो उसके फिनोटाइप पे भी अंतर पड़ता है, फिर फर्क पड़ता है। मान लीजिए किसी की जीन में कोई थोड़ा सा चेंजेज आ गया, तो अब उसकी बॉडी पे भी चेंजेज आएगा, तो एलील्स तो सेम नहीं रहेंगी, एलील में दिक्कत आएगी।
यहाँ पे एलील्स गड़बड़ होंगी, तो म्यूटेशन का मतलब अल्टरेशन इन डीएनए। डीएनए में अगर थोड़ी बहुत छेड़छाड़ हो जाती है तो हमारा हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल भी अफेक्टेड होता है, क्योंकि एलिलिक फ्रीक्वेंसी बिल्कुल स्टेबल नहीं हो पाएंगी, बिल्कुल कांस्टेंट नहीं रह पाएंगी। अब जो हमारा तीसरा वाला जो आता है वो है जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट, जेनेटिक ड्रिफ्ट का मतलब क्या है? जेनेटिक ड्रिफ्ट का मतलब ये है कि बाई चांस कोई पॉपुलेशन किसी जगह रह रही है, उसमें बाई चांस उसके किसी इंडिविजुअल में या 4-6 इंडिविजुअल में बाई चांस चेंजेस आ गए, तो उसे हम क्या कहेंगे? जेनेटिक ड्रिफ्ट। और ये जेनेटिक ड्रिफ्ट जो होते हैं स्मॉल पॉपुलेशन में ही होते हैं, लार्ज पॉपुलेशन में जेनेटिक ड्रिफ्ट नहीं दिखाई देते, क्योंकि लार्ज पॉपुलेशन में लार्ज जीन की फ्रीक्वेंसी जो होंगी, बहुत सारी जीन्स होंगी, बहुत सारे एलील्स होंगी, तो वहां पर जेनेटिक ड्रिफ्ट में ये बाई चांस चेंजेज आ रहा है, वो किस में आ रहा है? हमारा स्मॉल पॉपुलेशन के अंदर ये जेनेटिक ड्रिफ्ट देखा जाता है। अब बात आती है हमारी जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का क्या मतलब है भाई? गैमीट के टाइम पर जब रिकम्बाइन, मैंने बताया था रिकॉम्बिनेशन 5th चैप्टर में, गैमीट जब बन रहे हैं तो एक क्रोमोसोम ये है, एक क्रोमोसोम ये है, ये वाला क्रोमोसोम ये है। अब इनमें आपस में क्या होगा? एक्सचेंज होगा। मान लीजिए ये वाला क्रोमोसोम ऐसे है, तो ये क्या हो जाएगा? हाफ टूट के इधर आ जाता है और इसका हाफ टूट के इधर चला जाता है। ये इसका था, इधर हाफ टूट के इधर आ गया, ये इसका हाफ टूट के इधर चला गया, इसका इधर आ गया, तो क्या हो गया? रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, यानी कि जेनेटिक मटेरियल का आपस में एक्सचेंज हो रहा है। जब जेनेटिक मटेरियल का आपस में एक्सचेंज होगा तो टोटल जीन की फ्रीक्वेंसी स्टेबल नहीं होगी, कोई जीन इधर भी ज्यादा हो सकती है, कोई इधर भी ज्यादा हो सकती है, ठीक। तो ये जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन भी हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल को अफेक्ट करता है। अब जो 5th वाला जो आता है वो हमारा क्या है? नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन का मतलब जब ऐसी प्रॉपर्टी या फिर ऐसी विशेषताएं किसी इंडिविजुअल में हो, किसी पॉपुलेशन में हो, जो नेचर के अकॉर्डिंग फेवरेबल हो, तो क्या होता है? उसमें चेंजेस आते हैं। भाई नेचर के अकॉर्डिंग जो अच्छी चीज है वो ज्यादा अच्छी होती चली जाती है। अगर हम में गर्मी सहने की ताकत ज्यादा है तो अगर ज्यादा गर्मी पड़ेगी तो हम तो आराम से सह लेंगे, लेकिन जो बहुत दिन रात एसी में रहते हैं उनके लिए प्रॉब्लम आएगी। तो हमें और उनमें कुछ चेंजेस आ रहे हैं, नेचर सेलेक्ट कर रही है, नेचर अपने आप। तो नेचुरल सिलेक्शन ये कहता है कि जो फेवरेबल जो चेंजेस आते हैं वो जेनेटिक बेसिस पे भी आते हैं, नेचर के अकॉर्डिंग। जब जेनेटिक बेसिस पे आएंगे तो हमारी एलील्स में भी इफेक्ट आएगा, तो हमारा हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल नेचुरल सिलेक्शन के द्वारा इफेक्ट होता है। अब नेचुरल सिलेक्शन जो होता है इसकी 3 प्रोसेस है, 3 प्रोसेस के थ्रू नेचुरल सिलेक्शन हो रहा। पहले क्या है? स्टेबलाइजेशन। स्टेबलाइजेशन है। स्टेबलाइजेशन क्या होगा भैया? मैं सबको पहले बता देता हूं। दूसरा है डायरेक्शनल है, और डिसरप्टिव है। स्टेबलाइजेशन क्या होता है? स्टेबलाइजेशन
मान लीजिए तीनों को केस करते हैं, एक से एक नॉर्मल एवरेज लेते हैं। 1 किलो का भी बच्चा पैदा हो रहा है, 2 किलो का भी बच्चा पैदा हो रहा है, 3 किलो का भी बच्चा पैदा हो रहा है। ये 3 तरह के बच्चे पैदा हो रहे हैं। अगर इनमें 2 किलो के बच्चे जो हैं ज्यादा सरवाइव कर रहे हैं, 1 किलो के बच्चे कम सरवाइव कर रहे हैं, मान लीजिए 100 बच्चे पैदा हुए, उनमें 2 किलो के जो बच्चे थे वो 30 थे, 90 बच्चे पैदा हुए मान लीजिए, सीधा हिसाब रहेगा। 1 किलो के बच्चे भी 30 थे, 2 किलो के भी 30 थे, 3 किलो के भी बच्चे 30 थे, 30 बच्चे अलग अलग वेट के पैदा हुए। इनमें जो 2 किलो वाले बच्चे थे उनमें से 28 बच्चे बचे, बाकी 2 बच्चे ही खत्म हुए किसी बीमारी वगैरह से या फिर किसी से 2 बच्चे खत्म हो गए। 1 किलो वाले मात्र 10 ही बच्चे बचे, 20 बच्चे खत्म हो गए। ऐसे 3 किलो वाले बच्चे 10 ही बचे, बाकी 20 बच्चे खत्म हो गए। तो ज्यादा प्रोबेबिलिटी, ज्यादा संभावना कौन से बच्चे बचने की हो रही है? 2 किलो वाले बच्चे की बचने की हो रही है। तो स्टेबलाइजेशन में जब मिड कैरेक्टर वाले जो पॉपुलेशन है वो ज्यादा ग्रो करती है तो उसको हम क्या कहेंगे? स्टेबलाइजेशन। यानी 2 किलो वाले बच्चे जब ज्यादा बच रहे हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? स्टेबलाइजेशन। डायरेक्शनल में न 1 किलो वाले बच रहे हैं, न 2 किलो वाले बच्चे बच रहे हैं, 3 किलो वाले बच्चे ज्यादा बच रहे हैं, ज्यादा सर्वाइव कर रहे हैं 3 किलो वाले बच्चे। तो यानी कि अब कर्व कैसा होगा? ये जो है, पहले मैं स्टेबलाइजेशन की बात करूं, स्टेबलाइजेशन में ये कहानी है कर्व। यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। तो ये जो कर्व होगा आगे चल के कैसा होगा? 1 किलो वाले बच्चे पीछे ऐसे कर्व होगा, क्योंकि 2 किलो वाले बच्चों की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है बचने की, 3 किलो और 1 किलो वालों की नहीं है, तो स्टेबलाइजेशन बीच वाला कर्व ज्यादा होगा। और अगर हम डायरेक्शनल की देखें, डायरेक्शनल में भी ये स्थिति है कि 1 किलो वाले की बच्चे की बचने की पॉसिबिलिटी, बहुत प्रोबेबिलिटी कम है, बहुत कम सर्वाइव कर रहे हैं। 2 किलो वाले भी कम सर्वाइव कर रहे हैं, 3 किलो वाले ज्यादा कर रहे हैं। तो ये इसकी कैसी ये ऐसी कंडीशन होगी, यानी कि 3 किलो वाली यानी डायरेक्शनल है, पर्टिकुलर डायरेक्शन में नेचर जो है सेलेक्ट कर रही है, 3 किलो वाले बच्चों को ज्यादा सेलेक्ट कर रही है। ऐसे भी हम ये भी कह सकते हैं कि न तो 2 किलो वाले बच्चे ज्यादा सर्वाइव कर रहे हैं, ना ही 3 किलो वाले बच्चे सर्वाइव कर रहे हैं। 1 किलो वाले बच्चे सर्वाइव कर रहे हैं तो भी हमारा क्या होगा? डायरेक्शनल होगा, नेचुरल सिलेक्शन। तो ये अभी हमारा दूसरा तरीका है नेचर स्टेबलाइजेशन। मिड कैरेक्टर वाले बच्चे या मिड कैरेक्टर वाले ऑर्गेनिज्म ज्यादा सर्वाइव कर रहा है, स्टेबलाइजेशन कहते हैं उसे। डायरेक्शनल अदर देन मिड, चाहे 1 हो या 2 या 3 हो, सॉरी 1 हो या 3 हो, एक ही हो उनमें से, या तो 1 होगा या 3 होगा। या तो इधर कैरेक्टर वाला ज्यादा सर्वाइव करेगा या इधर कैरेक्टर वाला ज्यादा सर्वाइव करेगा। ऐसा नहीं कि इधर भी वाला भी कर रहा है, इधर वाला भी कर रहा है, नहीं, या तो फिर ये वाला ज्यादा सर्वाइव करेगा या फिर ये ज्यादा सर्वाइव करेगा। तो उसे हम क्या कहेंगे? डायरेक्शनल। और डिसरप्टिव में क्या होता है कि सेम कहानी, मान लीजिए ऐसे आती है तो 1 किलो वाले बच्चे ज्यादा सर्वाइव कर रहे हैं, 3 किलो वाले बच्चे भी ज्यादा सर्वाइव कर रहे हैं, 2 किलो वाले बच्चे बहुत कम सर्वाइव कर रहे हैं। तो इसे हम क्या कहेंगे? डिसरप्टिव। पेरिफेरल कैरेक्टर वाले ऑर्गेनिज्म जब ज्यादा सर्वाइव करते हैं मिड ऑर्गेनिजम्स की अपेक्षा, तो उसको हम क्या कहेंगे? डिसरप्टिव। ये नेचुरल सिलेक्शन इन 3 तरीके से होता है, ठीक है। पहला वाला हमारा क्या था? स्टेबलाइजेशन। मिड कैरेक्टर वाले ऑर्गेनिज्म ज्यादा सर्वाइव करते हैं, मिड कैरेक्टर वाले। डायरेक्शनल अदर देन मिड कैरेक्टर, चाहे पहला वाला हो या लास्ट वाला हो, अदर देन एक होगा, अदर देन मिड कैरेक्टर वाले, मिड कैरेक्टर को छोड़कर और कोई भी एक, अगर वो ज्यादा सर्वाइव कर रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे? डायरेक्शनल कहेंगे। तीसरी वाली बात क्या होती है? डिसरप्टिव। डिसरप्टिव में क्या होता है? मिड कैरेक्टर वाला भी सर्वाइव नहीं करता, बाकी दोनों सर्वाइव करते हैं। पेरिफेरल कैरेक्टर वाले ऑर्गेनिज्म जब ज्यादा सर्वाइव करते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? डिसरप्टिव नेचुरल सिलेक्शन। ये वाली हमारी बात आई।
तो हमने इस वीडियो में देखा हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल के बारे में देखा, ये कैसे अफेक्ट होता है, इसकी इक्वेशन देखी, कभी कभी इक्वेशन भी आ जाती है पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये हमने देखी, इसकी इक्वेशन भी देखी और इसके फैक्टर्स भी देखे कि कौन कौन से फैक्टर से अफेक्ट हो सकता है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शिवनंदन बायोलॉजी यूट्यूब चैनल है हमारा, आप सब्सक्राइब करते हैं, मस्ती करते रहिए, पढ़ते रहिए।